गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं नगरीय अधिवासों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखें कि नगरीय अधिवास जो हैं वो होते क्या हैं या किन प्रकार के व्यवसायों में वहाँ के लोग लगे हुए होते हैं। तो ग्रामीण अधिवास में तो क्या होता है कि अधिकांश जनसंख्या जो होती है वो प्राथमिक व्यवसायों में लगी होती है, जबकि जो नगरीय अधिवास होते हैं यहाँ पर जनसंख्या मुख्य रूप से द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ श्रेणी के जो व्यवसाय होते हैं उनमें संलग्न होती है। यानी कि निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, उच्च सेवा, प्रशासन के कार्यों में यहाँ के लोग जो होते हैं वो कार्यरत होते हैं। नगरीय अधिवास में गांव की अपेक्षा श्रम विभाजन, व्यवसाय का विशेषीकरण और सामाजिक विषमता जो है वो देखने को मिलती है। तो भारत की जो जनगणना है उसके अनुसार नगरीय अधिवास की परिभाषा अगर हम देख सॉरी तो नगरों में न्यूनतम जनसंख्या जो है वो 5,000 होनी चाहिए। कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% भाग जो है वो कृषियेतर कार्यों में संलग्न होना चाहिए और जनसंख्या का घनत्व जो है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। नगर जो है उनके विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं। नगर एक पूर्व से लेकर के वो महानगर तक हो सकता है, महानगर सन्नगर की श्रेणी तक। तो नगर के अगर हम विभिन्न रूप देखें, विभिन्न प्रकार देखें, तो सबसे पहले मतलब सबसे छोटा रूप जो है वो अनुमार्ग बस्ती के रूप में है। यानी कि सड़क के किनारे एक दो दुकानें या गाड़ियों को तेल, जल, खान पान की जो सामग्री प्रदान करने वाली ये दुकानें होती है। फिर नगरीय पूर्व आता है जिसे हैमलेट बोलते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि 20 से लेके 150 लोग तक रहते हैं। सामान्य उपभोग की वस्तुएं की दुकानें और अन्य बस्तियां इसमें शामिल होती हैं। फिर नगरीय गांव आता है। ग्रामीण नगर जो होता है यहाँ 150 से 500 लोग रहते हैं, इसे ग्रामीण नगरीय केंद्र भी कहा जाता है। कस्बा यह वास्तविक नगरीय अधिवास की सबसे लघु इकाई है। यहाँ पर 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले अधिवास शामिल होते हैं। यहाँ कोई प्रशासनिक संस्था हो या कार्यशील जनसंख्या का 75% क्षेत्र जो है वो कृषियेतर कार्यों में लगा हुआ हो। जैसा कि भारत की जनगणना के अनुसार जो नगरों की परिभाषा दी गई है उसमें हमने देखा कि नगर में 5,000 से अधिक लोग होने चाहिए और जनसंख्या का 75% से अधिक भाग जो है वो कृषियेतर कार्यों में यानी कि कृषि के अलावा अन्य कार्यों में संलग्न होना चाहिए। फिर आता है शहर यानी सिटी। 1 लाख से अधिक जनसंख्या यहाँ पर मिलती है और नगरीय जीवन पद्धति जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से विकसित अवस्था में देखने को मिलती है। फिर महानगर आते हैं। महानगर यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज। यहाँ पर 10 लाख यानी कि 1 मिलियन या उससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, जैसे कि कोलकाता, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आदि जो नगर हैं बड़े, वो महानगरों की श्रेणी में आते हैं। महानगर के बाद आता है सन्नगर, जिसे कॉन्वर्बेशन कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है सतत नगरीकरण, यानी कि नगर का लगातार विकास होना। इसे नगरीय समूह या नगरीय पुंज भी कहते हैं। और जब फैलते हुए कई कस्बे, नगर आदि आपस में परस्पर मिलकर एक इकाई का निर्माण करते हैं, जैसे कि कोलकाता सन्नगर, बृहत्तर मुंबई, टोक्यो, याकोहामा, सेंट पॉल, मिनियापोलिस यूएसए में, बृहत्तर लंदन, ये सब जो है ये सन्नगर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है नगरों का रूप वो है मेगालोपोलिस। अत्यधिक विस्तृत नगरीय क्षेत्र जिनकी जनसंख्या जो है वो लगभग 50 लाख से अधिक होती है। जीन गॉटमैन ने 1957 में मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, और इन्होंने इस शब्द का प्रयोग यूएसए के पूर्वी तट पर बॉस्टन से लेकर के वॉशिंगटन तक 1,000 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत क्षेत्र के लिए किया था। और उदाहरण हम इसके देख सकते हैं टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस आदि के रूप में। अब हम बात करते हैं नगरीय अधिवासों के प्रतिरूपों के बारे में।
प्रतिरूप जो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग उसी प्रकार के हैं जैसे कि गांव में होते हैं। ये जो रेखीय प्रतिरूप, ये तारा प्रतिरूप, ये वृत्ताकार या सकेंद्रित प्रतिरूप, ये आयताकार शतरंजी प्रतिरूप, ये वृत्ताकार, ये अर्धवृत्ताकार, ये अर्य या त्रिज्या, ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप। तो प्रतिरूप देखने में बिल्कुल नगरीय ग्रामीण प्रतिरूपों के समान ही दिखाई देते हैं। तो अब हम बात करते हैं नगरीय अधिवास के प्रतिरूपों के बारे में। तो नगरीय प्रतिरूप जो होते हैं इनका निर्माण जो है वो नगरों की सड़कों, नगर के अंदर आने जाने और आने वाले और बाहर जाने वाले जो मुख्य मार्ग होते हैं, नगर की इमारतों, घरों की पारस्परिक स्थिति, उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार नगरीय प्रतिरूपों का निर्माण किया जाता है। तो प्रमुख जो नगरीय अधिवासों के प्रतिरूप हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आयताकार प्रतिरूप। इसे शतरंजी प्रतिरूप, चेकरबोर्ड प्रतिरूप भी कहते हैं। नगर के भीतर विभिन्न मार्गों से गुजरने वाले मार्ग एक दूसरे के समानांतर और समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। छोटे छोटे आयताकार बस्तियों की आकृति जो है वो चौपट्टी जैसी होती है। यह प्रतिरूप समतल मैदानी भागों में मुख्य सड़क से मिलता है और वर्तमान समय में नियोजित नगर आयताकार प्रतिरूप पर ही बसाए जाते हैं। इसे ग्रिड प्रतिरूप की संज्ञा भी दी जाती है। एग्जाम्पल के रूप में हम चंडीगढ़ का देख सकते हैं। मध्य और प्राचीन काल में लुटेरों और आतंकियों, बाहरी आक्रमणों और जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु नगर के चारों ओर आयताकार चारदीवारी भी बनाई जाती थी, जैसे कि हमें यूनान और रोम के नगरों, संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में देखने को मिलते हैं। शिकागो नया बसा हुआ नगर है, लेकिन यूनान और रोम के नगर जो है वो प्राचीन नगरों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो प्रतिरूप है नगरीय वो है वृत्ताकार या परिबद्ध प्रतिरूप। जब भी किसी जलाशय या केंद्रीय भूमि के चारों ओर विभिन्न सड़कों के किनारे किनारे घर बनाए जाते हैं तो नगर की आकृति वृत्ताकार हो जाती है। मध्यवर्ती भाग में कोई किला, मंदिर, शासक का निवास स्थान आदि महत्वपूर्ण स्थल हो सकते हैं। मध्य युग में शासन व्यवस्था की और बाहरी आक्रमणों से बचने हेतु एशिया, यूरोप के अधिकांश नगरों के चारों ओर वृत्ताकार चारदीवारी का निर्माण करने का परंपरा थी। और जैसे कि हम भारत के जो पुराने किले के नगर हैं जैसे कि आगरा, उदयपुर, औरंगाबाद, जौनपुर, बीजापुर आदि को देख सकते हैं। एशिया के पेकिंग, नानकिंग, समरकंद, बुखारा, तेहरान, बगदाद, लाहौर में भी वृत्ताकार प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। फिर आता है अर्य या त्रिज्या प्रतिरूप। नगर का मध्यवर्ती भाग जो होता है इसमें वो गांठ के रूप में सघन बसा हुआ और मध्य में चौक होता है जहां से विभिन्न दिशाओं की और मार्ग या गलियां निकलती हैं और धीरे धीरे क्या होता है इन मार्गों के सहारे सहारे बस्तियां जो है वो बाहर की और दूर तक फैलती जाती है। जैसे यूपी के मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली, भोपाल, उदयपुर, इंदौर, मॉस्को, बर्लिन, पेरिस, पीटर्सबर्ग आदि नगरों के प्रतिरूप को देख करके हमें पता चलता है। फिर है तारा प्रतिरूप। जब किसी त्रिज्या प्रतिरूप के नगर का विकास अधिक हो जाता है और विभिन्न मार्गों के मध्य स्थित विस्तृत धरातल क्षेत्र पर बस्तियों का विकास होने लगता है तो त्रिज्या प्रतिरूप जो है वही बदलकर तारा प्रतिरूप बन जाता है। नेक्स्ट प्रतिरूप है नगरीय, वो है रेखीय प्रतिरूप। इसमें क्या होता है प्रमुख सड़क के दोनों किनारों पर या नगर किनारे, नहर के किनारे अधिवास बसने पर लोग सड़क मार्ग से दूर जाकर बसना नहीं चाहते हैं और ये नगर लघु आकार के होते हैं और ग्रामीण अधिवासों से धीरे धीरे नगर में परिवर्तित हुए होते हैं, जैसे कि यूपी का मोदी नगर, सिंभावली नगर आदि। इस डायग्राम में हमें वो सारे प्रतिरूप देखने को मिल रहे हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है तटीय प्रतिरूप। तटीय पंखा प्रतिरूप। इसमें क्या होता है समुद्री तट के किनारे बसे हुए नगरों का जब अधिक विकास होता है तब उसका प्रसार पृष्ठ प्रदेश की ओर तट के सहारे भी होता है। पृष्ठ प्रदेश की ओर भी होता है और तट के सहारे भी होता है। एक और पृष्ठ प्रदेश में फैली बस्तियां पंखा के समान दिखाई देती है जैसे कि चेन्नई में देखने को मिलता है। फिर आता है मिश्रित प्रतिरूप। आधुनिक काल में अधिकांश नगर जो है वो मिश्रित प्रतिरूप पर बसे हुए हैं और इसमें क्या होता है नगर का विकास तो प्राचीन काल में दूसरे प्रतिरूप पर हुआ होता है और बाद में उसके अलग अलग भागों में नई बस्तियां धरातल सुविधा के अनुसार
अलग अलग प्रतिरूप पर बसती जाती है, जिससे कि मिश्रित प्रतिरूप में नगर के विभिन्न भागों में, जैसे कहीं पर विभिन्न भागों में विभिन्न प्रतिरूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो नगर के एक भाग में वर्गाकार प्रतिरूप है, दूसरे में वृत्ताकार, अर्य, आयताकार आदि प्रतिरूप जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है खाड़ी पत्तन प्रतिरूप। खाड़ी पत्तन प्रतिरूप जो है ये हमें मुंबई का पोर्ट महानगर बढ़ते बढ़ते उसका पतन अपने पृष्ठ प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्र से मिलता जा रहा है। ये मेगालोपोलिस खाड़ी पत्तन प्रतिरूप में बदल गया है। खुला हाथ प्रतिरूप, इसमें क्या होता है, समुद्र तट के पास नदियों द्वारा जो डेल्टा का निर्माण किया जाता है वहां पर विकसित नगर आते हैं इसमें, और खुले हाथ की उंगलियों के आकार में वो लोग वो प्रतिरूप बने बसे हुए होते हैं। तटीय भाग कई भागों में कट जाता है तथा बीच बीच में स्थल का छोटा भाग लंबाकार आकृति में बस जाता है। समुद्र के अंदर तटीय क्षेत्र में विभिन्न पदार्थों के जमाव से लंबाकार आकृति की छोटी छोटी टोकरियां विकसित हो जाती है, जिस पर नगरीय बस्तियों का विकास होता है, जैसे कि जापान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट नगरीय प्रतिरूप है मकड़ी जाल प्रतिरूप। इसमें क्या होता है कि जब किसी नगर का विकास अर्य या वृत्ताकार दोनों प्रतिरूप के सम्मिलित होने से होता है तो उसका मकड़ी जाल जैसा आकार बन जाता है। इसमें केंद्र में सर्वाधिक महत्व के कार्य और महत्व की इमारतें होती हैं, जब जैसे कि राजभवन, चर्च, मंदिर आदि, और बाहर की और अन्य प्रतिरूप पर नगरी बस्तियां जो थी बसी होती हैं, जैसे कि हमें पेरिस, बर्लिन, वार्सा, रोम, शिकागो, सेंट लुइस आदि में देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमारा ये जो ग्रामीण और नगरीय प्रतिरूप प्रकार और प्रतिरूप वाला ग्रामीण और नगरीय अधिवासों वाला जो टॉपिक है ये पूरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।